अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले नून लीग जो इस वक्त हुकूमत में है लेकिन बहुत से मसाइल का सामना है नून लीग को, पीपल्स पार्टी को मनाना जहां एक सबसे बड़ा मसला बन चुका है, वहीं मौलाना फजलुर रहमान भी लाइन में है। MQM भी टफ टाइम दे रही है इस टाइम हुकूमत को। नून लीग इन तमाम चैलेंजेस से कैसे बाहर निकलेगी? मुज़म्मिल साहब, आप ही से सबसे पहले सवाल। दूसरा राउंड मुकम्मल हो चुका पीपल्स पार्टी को मनाने का, लेकिन कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आए। क्या रिजर्वेशंस हैं, मुतालिबात हैं पीपल्स पार्टी के? देखें, पीपल्स पार्टी अभी कोई वाज़ेह तौर पे अपने मुतालबात तो नहीं बता सकी कि वो क्यों नाराज़ है, लेकिन जो ख़बरें सामने आई हैं वो सारा खेल वजारतों का है। पीपल्स पार्टी ने जब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद वजारतें ना लेने का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था हम हुकूमत को बाहर से बैठकर सपोर्ट करेंगे, लेकिन तब उनके अंदर ये ख्याल था कि ये हुकूमत चल नहीं सकेगी, बहुत ही अनपॉपुलर फ़ैसले करने हैं, मुश्किलात का शिकार होगी, भंवर में फंसी होगी, तो हम ये ज़िम्मेदारी क्यों लें। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत चल पड़ी है, निज़ाम चल पड़ा है, कुछ ना कुछ उम्मीद भी पैदा हो गई है, तो पीपल्स पार्टी अब दोबारा वजारतें लेना चाहती है। लड़ाई वजारतों की है। अच्छा, या ये कोई पीपल पार्टी ये नहीं कह रही पेट्रोल सस्ता कर दें तो हम वोट डालेंगे, पीपल पार्टी ये भी नहीं कह रही कि बिजली सस्ती कर दें हम वोट डालेंगे, पीपल पार्टी ये भी नहीं कह रही कि सैलरी तबके का टैक्स ख़त्म कर दें फिर वोट डालेंगे। मतलब आप ये देखें, पीपल्स पार्टी का कोई चार्टर ऑफ डिमांड नहीं है इस पोजीशन में नहीं है कि ये करेंगे तो हम वोट डालेंगे। उनका बंद कमरों में एक ही चार्टर ऑफ डिमांड है कि हमें वजारतें दें, हमें हुकूमत का हिस्सा दें। नून लीग का मौक़िफ़ है कि जब हुकूमत बनी थी आपने कहा था कि हमने वजारतें नहीं लेनी हैं, आपको अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए और वजारतें नहीं लेनी चाहिए। चूँकि आपने वजारतें नहीं लेनी थी लिहाजा आपको सदर का ओहदा दिया गया, चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया गया, गवर्नरियाँ दी गई, तो अब आप वो सब लेने के बाद वजारतें भी मांग रहे हैं जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अब आप देखें ना, पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बना दी जो पंजाब में वजारतों के लिए बारगेन करने के लिए उसने मरीम नवाज से बात करनी थी और वो ऑफिशियली पंजाब में वजारतें मांग रहे हैं। भाई जब आपका स्टांस है कि आपने मरकज़ में वजारतें नहीं लेनी तो आप पंजाब में वजारतें क्यों मांग रहे हैं? वो अलग अलग पॉलिसी तो मरकज़ और पंजाब की नहीं हो सकती कि आप मरकज़ में कह रहे हैं नहीं लेनी तो पंजाब में लेनी है। और मरीम नवाज ने उस कमेटी के साथ एक भी मीटिंग नहीं की। तो किन शराइत पर मनाएंगे पीपल्स पार्टी को? ये भी तो बड़ा सवाल है। शराइत पर मनाएंगे और किस शराइत पर मनाएंगे? दूसरा राउंड खत्म हो गया, निकला कुछ भी तो नहीं। अभी वजारतें, मतलब मेरा ये ख्याल है कि ये अब जो है वो पंजाब की वजारतों पर सौदा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, जो मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी से बजट में वोट लेने के लिए उन्हें पंजाब में 2 वजारतें दे दी जाएंगी और वो पंजाब में काबीना में शामिल हो जाएंगे। जो मरकज़ में तो अभी नून लीग उन्हें शामिल करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चूँकि ज़िद कर रहे हैं और बजट में वोट भी लेना है और तेवर भी बदले बदले हैं, ब्लैकमेल भी खूब कर रहे हैं, निज़ाम हुकूमत भी चलाना है, तो लिहाजा मेरी इतलात के मुताबिक ये नून लीग भी अभी इसलिए नहीं मान रही कि पहले पीपल्स पार्टी पूरा भाव ताव दिखा दे, जितने भी उसके तरकश में तीर हैं वो चला ले, ताकि इन दी एंड जब बात बिल्कुल ख़त्म होने लगे और लगे कि आज ब्रेक हो जानी है तो फिर देखेंगे कि पंजाब पर कितनी बात, कौन सी वजारतों पर कैसी बात तय होती है। लेकिन बिलावल साहब को नाराज करने के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे इस गवर्नमेंट को, आपको नहीं लगता? तो हाँ, तक इज्जत का कानून था उसमें भी नाराज हैं कि हमारी मर्जी के खिलाफ ये फैसला हुआ है, हम तो है ही नहीं उसमें। तो ना जाता उनका गवर्नर छुट्टी पे, रिजेक्ट करके जाता। मतलब उनके गवर्नर को किसने कहा था कि छुट्टी पे चला जाए ताकि बिल साइन हो जाए? विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो नून लीग को नाराज नहीं करना चाहते, हुकूमत में हिस्सा चाहते हैं। पहली बात आप ये समझें, पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत का खात्मा नहीं चाहती, इस हुकूमत में हिस्सेदारी चाहती है। लड़ाई ये नहीं है कि वो नून लीग की हुकूमत को गिराना चाहते हैं, लड़ाई ये है कि वो इस हुकूमत में अपना हिस्सा मांग रहे हैं कि हमें वजारतें और सारा कुछ साथ दें, हम बाहर बैठ के थक गए हैं। लड़ाई ये है, आप समझें लड़ाई क्या है। साहब, अगर बात ऐसी ही होती तो बिलावल इतना रिलक्टेंट क्यों थे उस वक्त जब हुकूमत बन रही थी? उन्होंने कहा हमें वजारतें तो नहीं चाहिए। मैं सिंपल, आज भी कंसिस्टेंट है उसी स्टेटमेंट तो पर। अब क्यों पंजाब में वजारतें लेने के लिए कमेटी बनाई है ऑफिशियली के बैठ के वजारतों के लिए मुज़ाकरात करें? वो कमेटी भी तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मंजूरी से बनाई है, स्टेटमेंट्स भी देते हैं हुकूमत ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, और इसी हुकूमत से वजारतें लेने के लिए कमेटियां भी बनाते हैं।
आप मेरी बात समझें, ये पॉलिसी और पोस्चर का खेल है। एक पोस्चर आपको नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी का कि वो उन्हें पता है कि बजट एक ऐसा मौका होता है जब आप हुकूमत को बिल्कुल ब्लैकमेल कर सकते हैं। जैसे आपको याद है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब क्या कहते थे कि जब हमने वोट लेने होते थे तो हम एजेंसियों को कहते थे कि वो हमारे इत्तेहादियों के वोट हमें लेके दें, कोई हमें वोट देने के लिए तैयार नहीं होता था, असेंबली में वोट लेने के लिए इनकी मदद दरकार होती थी। तो ये सियासी जमातों का हमेशा से वतीरा रहा है। इसी वतीरे को तो बदलना है अब, पता नहीं बदलना है या नहीं बदलना, यही से तो लेकिन पैदा होते हैं। ये आज पीपल्स पार्टी वही कर रही है। उसको पता है बजट पर हुकूमत को वोट चाहिए, बजट वोट से ही पास होगा, उसके वोट, और वो अपने वोट की कीमत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपको लगता है इससे खातिर खार नताइज निकल सकते हैं? हुकूमत जबरदस्ती बनवाई गई, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने आई थी, जरदारी साहब थे, बिलावल साहब थे, खुद कहते हैं ना सहाफियों के सवाल के जवाब में बिलावल साहब यार किसने रोका नाराज ही रहे हैं कि जी हम तो चाहते नहीं थे, सूरत हाल ये थी, जबरदस्ती गले का फंदा। नून लीग भी यही बातें करती है, जावेद लतीफ साहब को देख लें। जरदारी साहब को सदर के लिए वोट नहीं डाले, अगर उन्होंने वजीर आजम के लिए वोट डाले हैं तो उन्होंने सदर के लिए वोट डाले हैं। वो वजीर आजम के वोट वापस लेना चाहते हैं तो सदर के वोट भी वापस कर दें। एमक्यूएम क्या कर रही है? एमक्यूएम भी यही कर रही है। एमक्यूएम ने जब देखा है कि पीपल्स पार्टी बहताव कर रही है और हुकूमत मुश्किल में है तो उन्होंने कहा इस मुश्किल का हमें भी फायदा उठाना चाहिए। वो कह रहे हैं हमने गर्दन से पकड़ा हुआ है हुकूमत है। बिल्कुल, कभी एमक्यूएम की अपनी गर्दन हुकूमत के काबू में आ जाती है, कभी हुकूमत की गर्दन एमक्यूएम के काबू में आ जाती है। अब देखना ये है सारा कि जीतेगा कौन, गर्दन का ही है, जीतेगा कौन। पीपल्स एमक्यूएम का ने ये देखा है कि पीपल्स पार्टी के तेवर बदले हैं और वो सौदेबाजी कर रहे हैं तो उन्होंने कहा हम भी सौदेबाजी कर लेते हैं। मौलाना साहब के पीछे चल पड़े हैं सब, अंदर खाते कहीं नहीं, मौलाना तो कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे। मौलाना साहब की मुलाकात तो हुई शहबाज शरीफ साहब से भी, उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब को भी वेलकम किया था। दूसरी जाने वो बानी पीटीआई इमरान खान को भी वेलकम कर रहे हैं। देखें, एक तो आप जो लोग हैं ना, आप जो आप समझते हैं मुलाकात करना बड़ा जुर्म है। आप नौजवान नस्ल की तरफ इशारा करने लगे। आप समझते हैं मुलाकात करना बड़ा जुर्म है। देखिए सियासत तो है ही, आपका इख्तलाफ भी है तो आप मुलाकात करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। सियासत खेल ही गुफ्तगू का है। मौलाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मौलाना अपोजिशन से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, पीटीआई से भी कर रहे हैं। आज वजीर आजम ने उन्हें मिलने की ख्वाहिश की, उन्होंने वजीर आजम से भी बातचीत कर ली। तो मेरे ख्याल में वो दोनों तरफ वो न्यूट्रल अपोजिशन है। एक होती है न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट, एक होती है न्यूट्रल अपोजिशन। मौलाना फजलुर रहमान न्यूट्रल अपोजिशन है, मतलब वो एक ऐसी ऑपोजिशन है जो हुकूमत को भी कबूल है और जो पीटीआई को भी कबूल है। देखिए मौलाना अपना कंधा अभी भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पीटीआई को किसी एहतजाजी तहरीक के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मौलाना अपनी स्ट्रीट पावर पीटीआई को सियासी तौर पे कैश करवाने के लिए तैयार नहीं है कि पीटीआई जो है उनकी स्ट्रीट पावर के सिर पर कोई एहतजाजी तहरीक चला ले। पीटीआई में अपना दम है तो ज़रूर करा ले। उन्होंने कहा हमारा पीटीआई के साथ सीज फायर है, कोई अभी हमारी उनसे पक्की दोस्ती नहीं हुई है। बाकी शहबाज शरीफ ने एक अच्छी पॉलिटिकल मूव की है कि बजट के मौके पर वो मौलाना को मिलने गए हैं, एतमाद में लिया है ताकि अगर वर्ष कम वर्ष हो तो मौलाना पीटीआई के साथ तो ना चले। नहीं तो असेंबली में तो फिर नहीं आए मौलाना साहब, कर क्या रहे हैं? अगर दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं आए और खिलाफ वोट ना डालें बजट के तो ये काफी है। ये विकेट के दोनों तरफ तो नहीं खेल रहे मौलाना साहब? नहीं, दोनों तरफ क्यों खेल रहे हैं? वो अपनी सियासत कर रहे हैं, वो पीटीआई के साथ नहीं खेल रहे। आप एक बात समझें, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, पीटीआई उनसे मुज़ाकरात करने जा रही है ना, वो तो पीटीआई के पास नहीं जा रहे। कर दें इनकार कि मत आए हमारे पास। सियासत कुट्टी का खेल नहीं है कि इनकार कर दें। सियासत गुफ्तगू का खेल है। क्या आप कायल कर लें मौलाना को? आप आते, आप कहते हैं हम मिलना चाहते हैं, वो कहते हैं आए मिले, कायल कर लें। अगर आप मौलाना की बातें नहीं मानते तो मौलाना आपके साथ क्यों चले? देखें ना जी, सदारती उम्मीदवार तो महमूद खान अचकजई, हुकूमत से मुज़ाकरात की कमेटी का सरबराह महमूद खान अचकजई, तो एहतजाजी तहरीक मौलाना फजलुर रहमान के कंधों पे चलानी है तो मौलाना इतने बेवकूफ नहीं है। चाह रहे हैं मौलाना साहब सरबराही मांग रहे हैं क्या? मौलाना साहब सरबराही मांग रहे हैं। नहीं, मौलाना को मांगने की क्या जरूरत है? मौलाना की सरबराही के बगैर चल ही नहीं सकता। ये वो रिक्शा है जिसका इंजन मौलाना फजलुर रहमान है, जब तक वो नहीं होंगे रिक्शा चलेगा नहीं। महमूद खान अचकजई क्या चला सकते हैं? दो बंदे नहीं है उनके साथ, बलूचिस्तान में भी और मरकज में भी। वो तो इमरान खान ने इसलिए लगाए ना कि डमी है। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी ये जो बजट के मौके पर से हुकूमती इत्तेहाद की सियासत हो रही है, ये सियासत की कोई अच्छी शक्ल नहीं है। ट्रू, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जिस तरह बिहेव कर रही है, ये कोई पॉजिटिव सियासत व मुल्क के में पॉजिटिव सियासत का नमूना नहीं पेश कर रही। मतलब अगर आप फ़र्ज़ कर लें इस सारे के नतीजे में पंजाब की 2 वजारतें ले भी लेते हैं
तो वो 2 वजारतें सारी कौम को पता होगा कि आपने ब्लैकमेलिंग करके हासिल की हैं। वो कंपनसेट नहीं कर सकते इस नुकसान को जो आज उठा रही है इस टाइम? कौन? हुकूमत। नहीं, हुकूमत देखिए, हुकूमत फिर नून लीग ने एक ही फैसला करना है ना कि उसने मरकज की हुकूमत करनी है या नहीं करनी है। आप मेरी बात समझे, अगर नून लीग ये फैसला कर ले कि हमने मरकज की हुकूमत नहीं करनी है तो क्या होगा? क्या होगा? फिर कौमी असम्बली खत्म हो जाएगी। तरीके अदम एतमाद की तरफ तो पीपल्स पार्टी पहले से ही अंदर नहीं, किसके साथ? आपका ख्याल है पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अदम एतमाद ले आएगी? नेवर नो हैं? जजेस के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस के दौरान जब ये कन्विंस किया जा सकता है खान साहब को कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आए, तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कुछ भी हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? पता नहीं, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक। जरदारी साहब आई डोंट थिंक मुफाहमत के बादशाह हैं वैसे। नहीं, पर इमरान खान तो मुफाहमत के बादशाह नहीं है ना। लेकिन उन्होंने एग्री किया है ना कि अब वो बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। सर, मुज़ाकरात ऐसे आपकी ख्वाहिश पर तो नहीं हो सकते। क्या इमरान खान बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का वोट देने के लिए तैयार होंगे? बिलावल साहब तो ये पहले खुद ही सोच लेंगे नहीं, आप कि उनके मुकाबले में वो वज़ीर आज़म बन भी सकते हैं या नहीं। नहीं, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का वोट डालने के लिए तैयार है? और अगर तैयार होती तो 8 फरवरी के बाद ऐलान कर देते तो बिलावल बन जाते। आने वाले टाइम में पीपल्स पार्टी सरप्राइजेस दे सकती है। मतलब साहब ये हैं खबरें। क्या सरप्राइज हो सकता है? सरप्राइज सिर्फ मरकजी हुकूमत तक महदूद है। देखें, इस सिनेरियो पर गुफ्तगू कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद टूट गया तो क्या होगा? जो नजर आ रहा है बज़ाहिर। अच्छा, मुझे नहीं नजर आ रहा, आपको आ रहा है। मुझे लग रहा है ये पॉलिसी और पोस्टर का खेल है, ये चंद दिन का ड्रामा है, फिर एक लेन देन के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है टूट रहा है, क्योंकि बीच में एस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है और इस सारी डील की एक गारंटर एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह मौजूद है, उसका एक किरदार मौजूद है जो सबको एक जगह पे बिठा लेती है। लेकिन मैं एक सिनेरियो रखता हूं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मरकज में टूट गया। अच्छा। पंजाब में तो मरियम नवाज की हुकूमत कायम रहेगी, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केपी में पीटीआई की, बलूचिस्तान में चेंज आ जाएगी। नून लीग और JUIF मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। वज़ीर आज़म ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, नून सूबों की पहले बात कर लें कि बलूचिस्तान में सरफराज बुख्ती साहब की वज़ारत आला को खतरा होगा। या सरफराज बुख्ती को फजलुर रहमान के वोट चाहिए होंगे, या फजलुर रहमान साहब अपना वज़ीर आला ला सकते हैं नून लीग के साथ मिलकर। तो नून लीग अगर पीपल्स पार्टी से अलहदा होती है तो वो फजलुर रहमान के साथ बलूचिस्तान की गवर्नमेंट हासिल शेयर कर लेगी। अब मरकज़ की बात कर लेते हैं। आप कह लें मरकज़ में शहबाज शरीफ असेंबली तोड़ दें, अगर फ़र्ज़ कर लें, जैसे कि वो जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जिन्हें बहुत ख्वाब आते हैं, मंजूर वसान साहब 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पीपल्स पार्टी कुछ कर रही है। अच्छा, नहीं, सर कुछ अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर कौमी असम्बली के इंतखाब, अगर सूबाई हुकूमतें कायम रहें और सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात दोबारा हों तो क्या होगा? पंजाब में मुस्लिम लीग नून ज़्यादा जीत जाएगी, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत है अब पंजाब की। अच्छा? मतलब हाँ, क्योंकि उनकी पहले तो अब मरियम नवाज की वजारत आला में अब इंतखाबात होंगे ना। अब कोई, मेरा मतलब है कि किसी मोहसिन नकवी की वजारत आला में तो नहीं होने, या कोई निगरान सेटअप तो नहीं होना। अब तो मरियम नवाज की वजारत आला में इंतखाबात होने हैं, सिंध में मुराद अली शाह की वजारत आला में इंतखाबात होने हैं, KP में गंडापुर की वजारत है, पंजाब की अपोजिशन भी है, आप उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? के पास तो एग्जीक्यूटिव नहीं होगा ना। लेकिन वो फिलहाल एहतजाज की कॉल देना चाह रहे हैं, मुल्कगीर एहतजाज तो 8 फरवरी के बाद से देख रहे हैं हम कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया था, तो उन्होंने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी ना। यही मौलाना साहब ने भी कहा। अच्छा, एक किया कुछ नहीं। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उसके बाद कहा कि हम हुकूमत बनने के बाद कहा कि हम मुल्कगीर एहतजाज की कॉल देंगे, फिर इमरान खान के मुकदमात पर एहतजाज की कॉल दी। ये मुल्कगीर एहतजाज जो है ना, वो भी मेरा मतलब है कि उस धक्का स्टार्ट गाड़ी की तरह हो गया है, जिसको PTI धक्का तो बहुत लगा रही है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है ना, कि ये मुल्कगीर एहतजाज वो धक्का स्टार्ट गाड़ी है जिसको बहुत धक्का लगा लिया है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, इसकी बैटरी बैठ गई है। और मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, ये जो ज़िमनी इंतखाबात आम इंतखाबात शुरू हो जाती है, अगर आम इंतखाबात के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जो 21 अप्रैल को, नून लीग जीती है सारे। आप बात सुने ना, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि कहीं अगर ये बात, वैसे मेरी ये राय है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ नहीं जा रही,
मेरी ये राय है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब की वजारतों पर सौदेबाजी हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून सिर्फ देख रही है कि करना क्या है, देनी भी है या नहीं देनी है, लेकिन मरकज में देने का कोई मूड नहीं है। लेकिन टफ टाइम है लेकिन हुकूमत के पास इस टाइम। यकीनन वो ब्लैकमेल कर इस्लामाबाद रहे के 3 हल्के हैं, उठाकर देख लें, हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अदालतों के फैसले देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, मौलाना फजलुर रहमान देख लें, एमक्यूएम देख लें, तमाम मसाइल तो इस टाइम हुकूमत के सामने खड़े हैं। हुकूमत देखिए, हुकूमत कोई फूलों का ताज नहीं है, कांटों की सेज है। हाँ। जिसने भी बैठना है वो चाहे आप इमरान खान को बिठा दें सुबह, उसके लिए भी कांटों की सेज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंतखाबात सिर्फ कौमी असम्बली के कराए जाने हैं तो ये नून लीग के हक में होगा। ये जो गुजरांवाला और फैसलाबाद वो हारे हुए हैं ना, वो जीत जाएंगे। आप ये मैं आपको बता दूं, वो दोबारा जीत जाएंगे। साहब इसके अलावा दूसरे हल्के भी हैं, खुल गए तो सूरत हाल क्या होगी? पंजाब जीत गए तो फिर तो बदल जाएगा ना नक्शा दोबारा। जो पंजाब से सीटें वो 2-3 जिले हारे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो उनकी सीटों में इजाफा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मखसूस नशिस्तों वाला मामला अगर तय हो गया तो उससे भी पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बहुत बदल जाएगा, जो कि अदलिया फिलहाल होने नहीं देगी। नहीं, मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक में और 10 दिन में वो तय हो जाएगा। और आखिरी सवाल, मुज़म्मिल साहब, पीपल्स पार्टी हो जाएगी मैनेज, मना लिया जाएगा? हाँ, मैनेज हो जाएगी। मेरा ख्याल है पंजाब की वजारतों पे डील होगी। वो पंजाब की वजारतें लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रिटर्ब्ड हैं। उन्होंने कमेटी भी बनाई हुई है और वो मुंह से कह रहे हैं हमें पंजाब में वजारतें दें, तो वो वजारतें ले लेंगे। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आने के बाद हम बजट, विफाक का और इसके अलावा पंजाब का डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही हम आपको बताएं कि विफाक के बाद अब पंजाब का बजट भी हमारे सामने आ चुका है और पीपल्स पार्टी पंजाब असम्बली में भी मौजूद नहीं थी। पीपल्स पार्टी को जहां एक तरफ मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो भी टफ टाइम दे रही है। एहतजाज उनकी जानिब से भी ना सिर्फ असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर भी किया गया। मुज़म्मिल साहब, अच्छी खबरें तो बजट के हवाले से हमारे सामने नहीं है। जाहिर है शिबली फराज साहब यही कह रहे हैं कि ऐसे फैसले किए गए हैं जिससे मईशत और पीछे चली जाएगी, लेकिन अता तारर साहब कह रहे हैं कि मईशत आगे बढ़ रही है। इतना तजाद तो होना चाहिए। ये तो देखें, और जमहूरियत का हुस्न है कि आपको 2 तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। आपको उनमें से जो अच्छी बात लगती है आप वो पसंद कर लें, मुझे जो अच्छी बात लगती है। दोनों राय का सामने आना अवाम के सामने ही जमहूरियत है। आमरीत में एक ही बात आती है, जमहूरियत में 2-3 तरह की बातें आपके सामने आती हैं। लिहाजा अपोजिशन बजट पर तनकीद कर रही है, ये जमहूरियत का हुस्न है, उनका हक है उस पर तनकीद करना। उनकी तनकीद से हुकूमत को इस्लाह का मौका मिलता है, हुकूमत पर दबाव बढ़ता है। वो टैक्सेस के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो मेरी और आपकी आवाज़ बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि उनको इस बजट पे पार्लियामेंट में तनकीद करनी चाहिए और उस तनकीद का फ़ायदा होगा। देखिए, आज पीपल्स पार्टी पंजाब के बजट इजलास से भी हाज़िर थी और मेरे ख्याल में अभी 2-3 दिन लगेंगे उन्हें मनाने में। लेकिन आज सहाफ़ियों ने भी पंजाब के बजट इजलास का बाइकआउट किया है, वो हद तक इज़्ज़त के कानून की वजह से। और जो पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी हाई कोर्ट में हद तक के बिल कानून जो है वो चैलेंज कर दिया है। लेकिन बहरहाल पंजाब का बजट पेश हो गया है और मरकज़ के बजट की बाज़गश्त और गूंज अभी तक हमारे सामने है। तनख्वाहदार तबका जो है वो बजट के हवाले से काफ़ी एहतजाज कर रहा है। मेरी और आपकी टैक्स बढ़ गए हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज आज बहुत ऊपर गया। आज 3% स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बजट पर स्टॉक ने बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया है और स्टॉक एक्सचेंज ने बजट को बहुत पॉजिटिवली लिया है। मेरी वजह से तनख्वाह कम हो गई है। मैं आपको बताऊं, इस बजट के नतीजे में टैक्स बढ़ गया है। मेरी और हम सब तनख्वाहदार तबकों की जो सैलरी है वो कल बढ़ने की बजाय कम हो गई है। पेंशन में इजाफा हुआ है, पेंशन में इजाफा हुआ है। और पंजाब ने भी 20 से 25% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। मिनिमम सैलरी बढ़ाई गई है, 37,000 तक की गई है। लेकिन उसमें भी मेरा एक मौक़िफ़ है कि देखिए, गवर्नमेंट तो मिनिमम सैलरी का कानून अपने ऊपर लागू कर लेती है, प्राइवेट सेक्टर में कैसे लागू होगा? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो घरों में काम कर रहे हैं, घर का ड्राइवर है, मेड्स हैं, उनको मिनिमम वेज मिलता है? नहीं मिलता। उन्हें आज भी 12-14,000, 15,000, 20,000 पे काम किया जा रहा है। उनका एक इस्तेसाल तो कोई हुकूमत को ऐसा कानून भी लाना चाहिए कि ये जो मिनिमम वेज की बात है ये
घरों में काम करने वाले, कॉटेज इंडस्ट्री में या जो फैक्ट्रियों में, उन पर भी लागू हो सके। सेठ भी इस बात का पाबंद हो कि वो ये सैलरी देगा। सहाफ़ियों के लिए लेकिन अच्छी खबर है, सहाफ़ियों मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान कर दिया गया। हाँ, वो पंजाब ने भी किया है। और पंजाब ने जो बजट वो कह रहे हैं टैक्स फ्री है, और पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, मरकज़ ने इतने लगा दिए कि पंजाब को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सूबे अक्सर टैक्स फ्री बजट देते हैं, क्योंकि पंजाब मरकज़ इतने टैक्स लगा देता है कि सूबों को फिर नहीं लगाना पड़ता, और सूबे ये क्रेडिट लेते हैं कि टैक्स फ्री बजट है। पंजाब ने भी कहा है, पंजाब ने ये ज़रूर कहा है कि उन्होंने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा भी किया है, क्योंकि अब सूबे टैक्स इकट्ठा करते हैं, लेकिन सूबों के दरमियान टैक्स इकट्ठा करने का एक मुकाबला होना चाहिए। जो सूबा ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करे, अच्छा टैक्स इकट्ठा करे, मरकज़ को उसे इंसेंटिवाइज करना चाहिए। जो सूबा महसूलात ठीक कलेक्ट ना करे उसको कोई ना कोई सज़ा भी होनी चाहिए, क्योंकि सूबों के ऊपर माली जिम्मेदारी बहुत कम है। वो मरकज़ से पैसे लेकर खर्चने में अय्याशी फील करते हैं, इसलिए मरकज़ के बाद है। लेकिन अब सब जगह 20-25% तनख्वाहें बढ़ी हैं, केपी में 10% बढ़ी थी। आपके ख्याल में गंडापुर साहब अब दोबारा उस पर नज़रसानी करेंगे? मुश्किल नहीं लग रहा? सिगरेट नोशी के हवाले से भी आवाम के लिए तो बुरी खबर है, जो करते हैं सिगरेट नोशी वो भी बढ़ा दी गई हैं, सिगरेट की कीमतें भी हैं। आप करती हैं? नहीं, मैं तो भी नहीं करता। मैंने कहा मैं हमें क्या बता दूं, कॉस्मेटिक्स वैसे पर भी सिगरेट टैक्स नोशी है। सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो दुनिया भर में सिगरेट्स पर टैक्स बहुत ज़्यादा है जी। और ये पब्लिक सर्विस मैसेज ही नहीं, और दुनिया भर में पाकिस्तान में आपको पता है दुनिया से सिगरेट सस्ते हैं जी। दुनिया में बहुत महंगे हैं, इसीलिए जब हम बाहर जाते हैं तो अगला कहता है मेरे लिए सिगरेट तो लेते आना, कि पाकिस्तान से कुछ लाना तो सिगरेट। लेकिन पंजाब ने FBR के टारगेट से 36% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। और इसी तरह और काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में चारों सूबों के बजट आ जाएं तो अभी बलूचिस्तान और सिंध, और फिर हम एक सूबों के बजट्स का मुआवजा भी कर सकेंगे। सूबे दिल खोल कर तरक्याती बजट रख रहे हैं, क्योंकि पैसे हैं उनके पास, खेलों के मैदान में भी पैसे खर्च रहे हैं, पैसे लगाए जा रहे हैं, लेकिन आवाम को मायूसी है। नहीं, आवाम को खेलों के मैदानों से मायूसी है। बिल्कुल, PCB की तरफ इशारा है मेरा। अच्छा, आपको क्रिकेट टीम से मायूसी है? देखें, हॉकी की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन देखता नहीं ना कोई इतना। नहीं, देखना चाहिए। आपको हर गेम की देखनी चाहिए। और अभी भी वो कह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट टीम के पास चांस मौजूद है। अच्छा, ठीक है ना, अगर मगर के साथ ना कि ये चांस मौजूद है। लेकिन तो सर्जरी का है टीम में। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सर्जरी टीम की बहुत लोग कह रहे हैं उनकी अपनी भी उनकी अपनी सर्जरी होनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब फिलहाल मेरिट, इस बात पर शायद मैं और आप मुत्तफिक हैं एग्जैक्टली कि उनकी अपनी मेरिट पर फैसले होने चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को वो मुस्ताफी हो जाना चाहिए। टैक्स बढ़ाए गए हैं, टैक्स बढ़ाए गए हैं, मोबाइल फोन्स, गाड़ियाँ, काफ़ी चीज़ों पर टैक्स बढ़ाए गए हैं। वैसे तो मैं समझूं ये जो महंगे मोबाइल हैं, महंगी गाड़ियाँ हैं, ये कोई गरीब आदमी तो ख़रीदता नहीं है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन तो आजकल सर हर कोई यूज़ करता है। नहीं, वो लेकिन ये कि महंगे फ़ोन जो हैं, जो सस्ते फ़ोन हैं, वो तो शायद सब यूज़ करते हैं। लेकिन जो 3-3, 4-4 लाख रुपए के मोबाइल हैं, अगर उन पर कुछ टैक्स लगा भी दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा? ये जो लोग एप्पल के आईफोन और ये वो यूज़ कर रहे हैं, उनको थोड़ा टैक्स दे भी देना चाहिए। और जो लेटेस्ट वर्जन के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो नई गाड़ियाँ बहुत लेने के लोगों को शौक़ है नए मॉडल की, उन पर भी थोड़ा टैक्स लगा दिया जाए तो मुझे तो उससे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं। सर, कौमी असम्बली में कल एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की सूरत हाल हुई जब अपोजिशन ने गो नवाज गो के नारे लगाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो असम्बली में थे ही नहीं बजट के मौका लेकिन आज भी पंजाब असम्बली के बजट इजलास में मरियम नवाज ने आगे नवाज शरीफ की फ़ोटो रखी हुई थी, इतनी बड़ी तो और कहा कि मेरी काबीना और टीम दिन रात काम कर रही है। अच्छा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ तो हर जगह मौजूद है, चाहे कौमी से, चाहे वो हो या ना हो, उन सियासत उन्हीं से शुरू होती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इमरान खान कौमी असम्बली में हो या ना हो, इमरान खान पर सियासत है, नवाज शरीफ कौमी असम्बली में हो या ना हो, सियासत नवाज शरीफ से है। ये दोनों पॉलिटिशियन एक हकीकत हैं, और हम इनको कितना भी माइनस करने की कोशिश करें, ये माइनस नहीं होते। मुज़ाकरात की अगर बात हो रही है तो इसमें से लाइटर नोट पे मैं आपसे पूछ भी लेती हूँ, क्या होगा, कुछ निकलेगा खान साहब और नून लीग के मुलाकातों से? आई डोंट थिंक सो। अभी कोई माहौल ही नहीं है बातचीत का, तलखी बहुत ज़्यादा है। किस तरफ से? देखें, मुज़ाकरात के भी CBMs होते हैं। अभी PTI की तरफ से कोई CBM शुरू नहीं हुआ, हुकूमत की तरफ से। देखें ना, अभी
4 दिन पहले तो पंजाब असम्बली में 9 मई के खिलाफ क्रैकडाउन करारदाद पास हुई है और जो जजेस 9 मई के मुकदमात में जमानतें दे रहे हैं, हुकूमत का उनके साथ रवैया भी आपने देखा है और एस्टेब्लिशमेंट, तो मुझे अभी तो कोई मुज़ाकरात वाली बात नज़र नहीं आती। पहले 9 मई का जो सारा मंजरनामा है वो किसी तरफ लगेगा, कुछ लोगों को सज़ाएं हो जाएं, कुछ बरी हो जाएं और इस्टेब्लिशमेंट को एक फेस सेविंग मिल जाए उसमें कि जी कुछ को सज़ाएं हो गई हैं, कुछ बरी हो गया और 9 मई का चैप्टर क्लोज़ हो गया, फिर बात आगे बढ़ सकती है। अगर इसको लटकाए रखेंगे तो सियासत भी लटकी रहेगी। हमें बहरहाल कहीं ना कहीं 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएं देना होंगी। लेकिन जजेस मानते हैं कि घर में अगर आग लगी हो तो फिर ये नहीं देखा जाता पानी पाक है ना पाक, तो घर में तो आग लगी है ना सर, इनिशिएट तो करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब अगर कर लेते हैं मुफाहमत तो और आगे बढ़ते हैं तो कितनी अच्छी बात है। राना साहब तो कहते थे कि रिजिड हैं, तो वो कहते हैं मैं 2014 में बनीगाला गया था, फिर उसके बाद खान साहब ने धरना दे दिया, मैंने अब नहीं जाना। हाँ। अब मैंने नहीं जाना, तो अब तो मेरा ख्याल है खान साहब को ही जाना पड़ेगा। तो उन्होंने तो कह दिया अपनी लीगल टीम को, कोई लीगल टीम से नहीं, सबको पता है उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो इसलिए देखें ना, आप कह रही हैं वो बजट पर एहतजाज कर रहे हैं, वो तो इमरान खान की रिहाई पर मतलब गिर एहतजाज करना चाहते हैं। रिहाई भी सबसे बड़ा मसला है। अलीमा खान साहिबा भी इसी की तरफ इशारा कर रही हैं, कोई निकले ना निकले फैमिली तो होगी। मुल्क एहतजाज वो तो उनकी गंडापुर से बहस हुई है। कन्वेंशन कर लें तो वहां पर गिरफ्तारियां भुगतना पड़ती हैं, मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज कर लिए जाते हैं, क्या करें? तो फिर पुरअमन एहतजाज तो हक है ना हर शहरी का। पुरअमन एहतजाज फिर करने के लिए रियासत से इजाजत भी चाहिए, बगैर इजाजत के वो तो नहीं बन रही ना, वो तो नहीं बन रही ना। रियासत कहीं और देख रही है और बानी पीटीआई किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं मामलात को। तो अदलिया इंटरवीन आपको पता है कर चुकी है। अदलिया चाहती है कि मामलात ठीक हो, मुल्क में बेहतरी आए, खुशहाली आए, इन्वेस्टमेंट आए, जितने बैरूनी सरमायाकारी है वो मुल्क के अंदर आए तो हालात ठीक हों। ऑब्वियसली जो मुआशी स्टेबिलिटी है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कनेक्टेड है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में हमने पहले सेगमेंट में ये कर लिया है। पंजाब के बजट में उन्होंने एक और बात कही है कि जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करती हैं उनको सोलर मुफ्त दिया जाएगा। मेरे ख्याल में 100 यूनिट तक अब कौन इस्तेमाल करता है? अब तो ये आपको 300 या 500 यूनिट तक ये स्लैब लेके जाना चाहिए कि कम से कम जो 300 या 500 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको भी सोलर दें, क्योंकि 100 यूनिट वाले बेशक अगर हम डाटा जाएंगे, एक दफ़ा मैंने डाटा देखा था तो 100 यूनिट वाले भी बहुत से हज़ारों कंज्यूमर्स हैं जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही बिलो पावर्टी लेवल जो लोग रहते हैं, एक कमरा, एक पंखा, एक बत्ती, 20-20 हज़ार बिल आ रहा है हमको, जिनके घर में सिर्फ एक पंखा और एक बिजली की लाइट है, दैट्स इट, उनको 20-20 हज़ार का अब उनको जो मुफ्त सोलर देने की बात की गई है, मैं समझता हूँ सोलराइजेशन पाकिस्तान का आगे हाल है। अगर हम बिजली सस्ती नहीं कर सकते, मंशूर में भी था ना ये है, मंशूर में भी था, तो इस बजट में नज़र आ रही है सोलराइजेशन की। कल मरकजी बजट में भी सोलर सस्ता किया गया है और आज पंजाब ने भी 100 यूनिट तक मुफ्त सोलर देने का, जिनका बिल 100 यूनिट तक है। अब ये 100 यूनिट तक आपका बिल कई दफ़ा सर्दियों में रह जाता है, गर्मियों में 100 यूनिट से बढ़ जाता है। फिर आप कहेंगे जी आप 100 यूनिट वाले स्लैब में नहीं आते हैं, आपका गर्मियों में तो 200 आया था। तो मेरे ख्याल में इस स्लैब को बढ़ाने की ज़रूरत है। मरीम नवाज़ को यहाँ पहले 100 यूनिट तक दे दें, फिर उसके बाद इसको 200 या 300 यूनिट तक लेके जाएँ। लेकिन ये मुफ्त सोलर देने वाली बात जो है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। लोगों को, छोटे घरों को और छोटे जो मुतवसत तबके के और लोअर मिडिल क्लास है उनको आपको देना चाहिए, सोलर जो है वो देना चाहिए ताकि वो अपने घरों पर सोलर लगा सकें। उसके अलावा शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कबर 50,000 रुपए की होगी, कबर की कीमत, तो ये हुकूमत क्या करेगी? पक्की कबर ना बनाएं, पक्की कबर 50,000 रुपए, मार्बल ना लगाएं उसके ऊपर। मिट्टी की कबर तो 50,000 रुपए की नहीं है। सर मरना भी आसान नहीं है अगर अब इस मुल्क में। नहीं, अगर आप 50 लाख की भी बना सकते हैं, आप संगमरमर लगाना शुरू करते हैं, वो तो फिर मेरा मतलब उसकी कोई हद मौजूद नहीं है कि आप क्या लगाना शुरू कर दें। मज़ारात पर क्या क्या है, मतलब कि मरना भी छोड़ दें। अब हुकूमत तो यही देखें तवक्को करेगी कि अब ना मरे ना जिंदा रहे। कबर जो है वो वर्षा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बनाते हैं, ठीक है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन किसानों के लिए 75 अरब रुपए के पंजाब में बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं। और जो ये कहा जा रहा था ना कि पंजाब के किसानों का गंदम में बहुत इस्तेसाल हुआ है, वो किसान कार्ड के तहत उन्हें 1.5 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं, आपको 75 अरब के बिलासूद कर्जे भी दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे थोड़ा पाकिस्तान, पंजाब की जो ज़राअत है
उसका जो किसान का लॉस हुआ है उसको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गंदम ना खरीदने पर पंजाब गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन फेडरल मिनिस्टर ने भी कहा कि जी वो तो आड़तियों का नुकसान है, हम मिडल मैन को ख़त्म करना चाहते हैं। मिडल मैन को वाकई ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मिडल मैन जो है वो एक तरफ किसान का इस्तेसाल करता है कि उससे सस्ती चीज़ें लेता है, दूसरी तरफ कंज्यूमर का इस्तेसाल करता है कि उसे महंगी चीज़ें देता है। तो दोनों तरफ मेरे ख्याल में मिडल मैन को ख़त्म करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए। और ये जो किसानों को 75 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं, इससे मेरे ख्याल में पंजाब की ज़राअत को फ़ायदा इनिशिएटिव। लेकिन मरियम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि गंदम खरीदारी से बचाए पैसे काश्तकार पर खर्च किए जाएंगे, कैसे? ये एक तो 1.5 लाख का किसान कार्ड दिया जा रहा है उनको। अच्छा। और ये 75 अरब के जो बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे, ये वो सारे पैसे हैं जो फिर वापस किसानों को, ये आपने गंदम खरीद लेनी थी ना इसकी, ये किसानों को आप समझे रीपे बैक करने का एक प्लान जो है वो लेके आए हैं कि बजाय इसके कि आप गंदम खरीदते। और वो उनका हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो गंदम मिडल मैन के पास थी, किसान के पास नहीं थी। लॉस मिडल मैन का हुआ है, किसान का नहीं। कि मिडल मैन तो अभी फसल मौजूद होती है तो ख़रीद लेता है किसान से औने पौने, और फिर महंगी तो मिडल मैन बेचता है। तो अब किसानों को जो बिलासूद कर्जे हैं और जो किसान कार्ड है, क्या वो गंदम के लॉस को कॉम्पनसेट करेगा, नहीं करेगा? अगर लॉस हुआ भी है, ये देखने की बात है। लेकिन बहरहाल सूबों के पास फिजिकल स्पेस और माली स्पेस आवाम की फलाह के लिए ज़्यादा है। हमारी नज़र मरकज़ी हुकूमत पर होती है क्योंकि वो टैक्सेशन करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों की फलाह के लिए जो पैसे हैं वो सूबों के पास हैं 18वीं तरमीम के बाद। और सूबे वो पैसे अगर सही खर्चना शुरू करते हैं तो तालीम, सेहत पर और किसान ज़राअत पर, तो फिर जो है सूबों की का हल निकल आए, काफ़ी मसाइल का हल निकल। नवाज साहबा ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब हमारी मेहनत को देखकर बहुत खुश होते हैं, अवाम भी खुश होते हैं, ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब खुश होते हैं? अवाम तो नताइज देखकर खुश होते हैं, अवाम मेहनत देखकर खुश नहीं होते। अवाम तो नताइज पर। पंजाब का सर्वे क्या कहता है, अवाम खुश हैं? क्योंकि अभी तक तो 14 रुपए की रोटी मिल कहाँ से रही है यही पता नहीं है। आपने खरीदी कभी बाजार से? नहीं। अच्छा, आप गई हूँ लेकिन नहीं मिल रही है। 14 की नहीं मिल रही। अच्छा, नहीं मिल, लेकिन मैं ये समझता हूँ आटा सस्ता हुआ है। आप ये ना कहें, फूड कमोडिटीज़ की प्राइसेस नीचे आई हैं, ये बात तो सब मान रहे हैं। अब उसका इम्पैक्ट आम आदमी को इसलिए नहीं हुआ कि बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, तो बजट जो है कि इसका ज़्यादा पैसे जो हैं घर के वो यूटिलिटी बिल्स पे चले जाते हैं, लिहाजा इम्पैक्ट उसका कम है। वो बात मैं एग्री करता हूँ कि सब बिजली सस्ती होनी चाहिए और उसके साथ पेट्रोल सस्ता हो तो फिर यकीनन इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन फूड आइटम्स की प्राइसेस कम हुई हैं, ये तो सारे सर्वेज ही बता रहे हैं कि जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आया है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने शरह सूद भी कम की है क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आया है, तो वो तो सभी मान रहे हैं। और पहली दफ़ा 4 साल में शरह सूद कम हुई है पाकिस्तान में, वरना शरह सूद बढ़ ही रही थी। लेकिन एहतजाज फिर भी किया है ऑपोजिशन ने, और एहतजाज ये कह रहे हैं और सहाफ़ी जो हद तक इज़्ज़त कानून की वजह से नाराज हैं, वो भी मसला खड़ा हो गया पंजाब हुकूमत के लिए। तहरीक इंसाफ का बजट भी IMF का बजट होता था जो वो पेश करते थे। IMF दोस्त बजट, अवाम दोस्त बजट तो कहीं से नहीं है। पीपल्स पार्टी भी IMF के बजट, कौन सी हुकूमत है जो IMF प्रोग्राम में नहीं रही है और उसने IMF का बजट नहीं पेश किया है? तो इसलिए मेरे ख्याल में सारे बजट ही IMF के बजट होते हैं जब तक आप IMF के प्रोग्राम में हैं। जब हम IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे, हमें IMF की ज़रूरत नहीं होगी, फिर IMF का बजट भी नहीं होगा। ठीक, मुझे ब्रेक लेना है मुज़म्मिल साहब। ब्रेक से वापस आने के बाद हम अगले टॉपिक्स रखेंगे आपके सामने, उसका तज्ज़िया, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं और अब बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंतखाबी उज़रदारियों के पेश नज़र, यानी कि धांधली के पेश नज़र 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुज़म्मिल साहब, एक जानिब इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल्स, दूसरी जानिब हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल्स, ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, वैसे तो ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और लाहौर हाई कोर्ट के इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। लेकिन जो आइन का आर्टिकल 219 है वो इलेक्शन कमीशन को ये ताकत देता है कि उसने ट्रिब्यूनल बनानी है। वो ये ताकत लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं देता। ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई करना, बनाना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है आइन के आर्टिकल 219 के तहत। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 140 के तहत
जिस हाई कोर्ट के जजेस पर ट्रिब्यूनल बनाना हो, अगर सर्विंग जजेस पर, तो चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत, कंसल्टेशन का वर्ड है, लेकिन वहाँ भी नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने ही करना है, कंसल्टेशन होनी है। इस मामले में जो मैंने जाना है वो ये है कि लड़ाई रावलपिंडी और बहावलपुर के ट्रिब्यूनल्स पर शुरू हुई, जिसके लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक एक नाम ही भेजा। रिवायत ये है कि चीफ जस्टिस साहिबान 3-3 नाम भेजती हैं, इलेक्शन कमीशन उन 3 में से एक पिक कर लेता है, होते वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ही नाम है, लेकिन एक कंसल्टेशन और मुशावरत का अमल यूँ समझा जाता है कि चूँकि 3 नाम आए तो इलेक्शन कमीशन ने उनमें से एक को रख लिया तो मुशावरत हो गई, या दोबारा नाम मांग लिए जाते हैं कि ये 3 की जगह एक और पैनल भेज दें, तो चीफ जस्टिस नया पैनल भेज देते हैं, तो उनमें से कोई एक पिक कर लिया जाता है। तो मुशावरत ऐसे होती है चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। ये चारों हाई कोर्ट्स में मुशावरत का यही अमल है, लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सर ने एक एक नाम ही भेजा, जिस पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि आप हमें डिक्टेट कर रहे हैं, हमसे मुशावरत नहीं कर रहे। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी बरहमी का इजहार किया, उन्होंने कहा ये क्या कर रही इलेक्शन कमीशन। अब बात यह है कि या तो आइन चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दे दे कि वो नोटिफाई कर सकता है, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत ही नहीं। चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई कर दें। सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट का क्यों करे, सिंध का भी करे, बलूचिस्तान का भी करे, केपी का भी करे, इस्लामाबाद का भी करे। लेकिन अगर बाकी सब सूबों के ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किए हैं, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के, लाहौर पंजाब के चीफ जस्टिस कैसे कर सकते हैं? ये एक आइनी सवाल है। और इस पर अब सूरत हाल ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन की गई कि जी चीफ जस्टिस के भेजे हुए नामों पर ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। वो रिट पिटीशन चीफ जस्टिस शाहिद करीम साहब ने सुनी, और उस रिट पिटीशन में उन्होंने ये फैसला किया कि जो चीफ जस्टिस हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स नोटिफाई कर दें। जो लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन किया भी है, उसमें ये लिखा है कि हम रिट पिटीशन के फैसले की रोशनी में ट्रिब्यूनल्स नोटिफाई कर रहे हैं। किसी आइन और कानून के इख्तियार का जिक्र नहीं किया, रिट पिटीशन के फैसले का जिक्र किया है। अब आइनी माहिरीन का ये ख्याल है कि आप रिट पिटीशन के ज़रिए के फ़ैसले के ज़रिए कोई ऐसी ताकत हासिल नहीं कर सकते जो आइन और कानून ने आपको ना दी हो। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने अलग ट्रिब्यूनल्स नोटिफाई किए हुए हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने अलग नोटिफिकेशन। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन वाले ट्रिब्यूनलों को मानने के लिए तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट वाले। आसान लफ्जों में इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है वो पंजाब हुकूमत के कहने पर कर रहा है और अदलिया को ये मंजूर नहीं है। अगर चीफ जस्टिस 3 नाम भेज देते अपने जजेस के, तो इसमें क्या ममानियत थी कि उन्होंने 3 नाम नहीं भेजे? वो क्यों एक एक नाम पर ही बजिद रहे? सर ये देखें, ये भी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। देखिए, माजरत के साथ ताली दोनों हाथों से बजती है। आपको चीफ जस्टिस साहब को भी इतना सख्त रवैया नहीं रखना चाहिए। अदालत ने कहा है कि जजेस के फैसलों पर सेटिस्फाई आपको होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन शो करें। एतराज़ात उठा देना ही तो मामले का हल नहीं है। नहीं, पर आप जजेस को भी आइन से मारवा का फैसले नहीं करने चाहिए, कानून से मारवा फैसले नहीं करने चाहिए। री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय जुडिशल ऑर्डर्स कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो जज मेड लॉ इज़ अ लॉज का जो कॉन्सेप्ट है ना कि जज कानून बना सकता है, जजेस कानून ना बना सकते हैं, ना जज मेड लॉ इज़ नॉट अ लॉ। वो आमरियत है। जैसे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का बनाया हुआ कानून आमरियत है, ऐसे जज का बनाया हुआ कानून भी आमरियत है। जज को कानून बनाने का इख्तियार नहीं है, कानून के मुताबिक मैं इस मामले में समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से आइनी और कानूनी तौर पर मेरी राय में सर ये फैसले नून लीग के खिलाफ जा रहे थे, तो इसीलिए ये ज़रूरत पेश आई। मेरा ख्याल है, देखें, अदालत को इस बात से सरोकार नहीं होना चाहिए कि किस सियासी जमात का फ़ायदा है। देखें, क्या अदालतें पीटीआई को सीटें देना चाहती हैं? नहीं, मतलब क्या अदालत असल फैसले तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पर होने चाहिए ना। जमात इस्लामी भी अदालत में लेकर जाने से इनकारी है। आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। असल फैसले आइन और कानून के तहत होने चाहिए।
सर मामला तो अवाम के वोट का है ना, अवाम ने वोट दिया, किसे दिया? धांधली का मसला है, धांधली हुई नहीं हुई? धांधली होने का जो प्लेटफॉर्म है, अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसका फैसला करेंगे और वहां पर जजेस का धांधली हुई कि नहीं हुई, काम लेना बड़ा इंपॉर्टेंट। धांधली हुई कि, बात मेरी सुन ले, काटे नहीं, धांधली हुई कि नहीं हुई ये तय भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म करेगा। गैर कानूनी प्लेटफॉर्म पे ये बात तय नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन जो पहले से ही जिसका किरदार मुतनाज़िर, ऐसे तो अदलिया का किरदार भी बड़ा मुतनाज़िर है। एक मिनट, ऐसे तो हम ख्याल जजेस भी कहते हैं, वो कहते हैं कि अदलिया जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। फिर ये तो हर इदारा ही कहते हैं ना, इससे पहले तो फैसले उनके खिलाफ ही थे, अदालतें फिर पाकिस्तान का हर, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान का हर इदारा पोलिटिसाइज हो गया है। सवाल ये है कि हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना है। हाल ये नहीं है कि आप इस प्रजम्पशन पे कि ये इदारा तो बहुत ख़राब हो गया लिहाजा इसके आइनी और कानूनी इख्तियार छीन लें। मतलब अगर आपको इलेक्शन कमीशन नहीं पसंद तो आप इलेक्शन कमीशन के आइनी कानूनी इख्तियार छीन लेंगे? नहीं छीन सकते आप। वो इख्तियार उसको आइन और कानून ने दिए हैं, जो अदलिया के आइन और कानून के तहत इख्तियार आते हैं। अगर आपको अदलिया नहीं भी पसंद तो वो इख्तियार उसके पास हैं, आप नहीं छीन सकते उससे। मतलब अगर वो साइफर पे बरी कर दें तो किसी ने ये तो नहीं कहा वो फैसला गैर आइनी या गैर कानूनी है, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इख्तियार था। और आइन इलेक्शन कमीशन को क्या इजाजत देता है? साफ शफाफ आइन के मुताबिक इलेक्शन करवा दें। देखिए ये तय होना भी बाकी है कि आइन शफाफ। तो धांधली की आवाजें इतनी बुलंद हुई सर, आवाजें तो 2013 में भी बहुत बुलंद हुई थी। 129 दिन का धरना हुआ था, उसके बाद जुडिशल कमीशन बना था, फिर ये तय हुआ था कि वो सब झूठ बोला जा रहा था धांधली के हवाले से। वो 35 पंक्चर का सारा ड्रामा झूठ निकला था। पाकिस्तान में धरनों की सियासत झूठ निकली थी। इसी तरह 2018 में आरटीएस बैठने का जो ड्रामा है उसकी तहकीकात भी नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी? बात वहां से शुरू होगी कि यहाँ 45 से शुरू होगी। भैया आरटीएस की तहकीकात क्यों नहीं हुई? इस मुल्क में वो गुनाह माफ हो जाएगा? मतलब जो गुनाह तहरीक इंसाफ ने किए वो माफ हो जाएंगे? अपोजिशन को उस टाइम स्टैंड लेना चाहिए था, आपको नहीं लगता? किसको? अपोजिशन को उस टाइम 2018 के इंतखाबात के बाद लेना चाहिए था, मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहिए था ना मियां साहब को। नहीं, क्या करते? आज पीटीआई क्या कर सकी है? हुकूमत बनने से रोक सकी है? कर रहे हैं। एहतजाज तो उनकी तरफ से कॉल दे दी गई है। उतना तो नून लीग ने सबने भी किया, इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क के अंदर जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। एहतजाज किया, पीडीएम ने भी एहतजाज किया, सब जलसे जुलूस इससे ज्यादा किए उन्होंने, लेकिन उसके नतीजे में उन्होंने महंगाई के खिलाफ किया, उस वक्त धांधली पर नहीं किया। नहीं, धांधली के खिलाफ भी किया। आज मैंडेट चोरी पर अपोजिशन का एहतजाज है, धांधली के खिलाफ भी बहुत 2018 में एहतजाज हुआ, काफी कुछ हुआ, फिर गेम आगे चली और यहाँ भी गेम आगे चल जाएगी। पर मैं ये समझता हूँ कि खेल आइन और कानून के दायरे में रहना चाहिए। जैसे मैं इस मामले में जो सरगोदा के एटीसी के जज साहब ने खत लिखा है, खत का सिलसिला ये जजों ने ना खत लिखने शुरू कर दिए हैं। ये भी मुझे नई इख्तिरार नहीं है। आप किसी के दबाव में नहीं आएंगे, वही करेंगे जो हक और तो सच करते रहिए, उनको रोका इंसाफ के मुताबिक फैसले होंगे। नहीं, अब जज साहब का ये मौक़िफ़ है इसमें। मेरा मतलब पहली बात तो जज साहब ये कहते हैं कि मुझे किसी ने मिलने की कोशिश की और कहा कि वो इंटेलिजेंस का अफसर है जी। ना वो उसको जानते हैं ना वो उसको मिले हैं। उन्होंने कहा इनकार कर दिया मिलने। मैं इनकार कर दिया। तो मेरा मतलब है कि अब उसके नताइज क्या भुगतने पड़े वो भी बताएं आवाम को। नहीं, पर वो इंटेलिजेंस अफसर था या नहीं ये कैसे साबित होगा? ये कहानी सच है या नहीं ये कैसे साबित होगा? अदालत में पूछा है ना, आईजी साहब से भी आज अदालत में आज क्या कहा आईजी ने कि हम उस बंदे तक नहीं पहुंच सके। नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा है कि हमारे किसी बंदे ने जज साहब को मिलने की कोशिश नहीं की है। मेरा मतलब है जज साहब भी बहुत ही इतनी कमज़ोरी ना दिखाएं कि एक मीटर टूटने पे वो मुल्क के हसासदारों को इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें। वो सरगोदा में एटीसी के जज हैं, बावलपुर में उनके घर का मीटर टूट गया है, मेरे घर का मीटर भी टूट सकता है। आप ट्रांसफार्मर भी जल जाते हैं, ट्रांसफार्मर उड़ भी जाते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड में। कोई इल्ज़ामात लगाते वक्त तो देख लिया जाए। बहरहाल फैसला महफूज है, मैं कुछ ज़्यादा राय नहीं देना चाहता इसके ऊपर, लेकिन मेरा मतलब एक जज के खत को एक साइड पर रखें। अपनी नौयत का कोई एक खत तो नहीं है ना ये? इससे पहले 6 जजेस का खत, इसके अलावा लाहौर के कई जजेस का खत। जो वाकयात थे वो पुराने थे, नया कोई वाकया नहीं था। और जब वो वाकयात हुए थे, देखिए वाकयात की नॉलेज के बारे में, ये जो इसमें एक बात है ना एटीसी के जज वाली, वो मुझे काफ़ी हद तक कुछ ठीक लगती है कि जिस दिन उनकी अदालत थी उस दिन सरगोदा में दफ़ा 144 लगा दी गई। उस दिन किसी को अदालत तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिया गया, उमर अयूब। लेकिन उसका एक मौजूद है, वो जमानतें ना कैंसिल करें, वो उनको इस्तिस्ना दे दें, वो रिलीफ दे दें, वो बरी कर दें।
मेरा मतलब है अगर कोई मुलजिम अदालत नहीं पहुंच सका तो जज साहब को उसे बरी करने का पूरा अख्तियार है। एजेंसी तो उसको बरी करने से जज साहब को नहीं रोक सकती, उसकी जमानत मंजूर करने का पूरा अख्तियार है। और जज साहब ये देखते हुए कि मुलजिम आना चाहता था, नहीं आया, उसको पूरा रिलीफ दे दें। जज साहब को रिलीफ देने से तो वो कहते हैं कि जी हसास के बड़ी इतला थी कि उस दिन दहशतगर्दी हो जानी। नाइंसाफी नहीं है क्या कि अदालत ना जाने दिया जाए तो अदालत रिलीफ दे। को देखें, अगर अदालत ये समझ रही है कि मेरे तक आने को रोका जा रहा है तो अदालत रिलीफ दे देना। इस बात को इशू बनाने की क्या जरूरत है? दे रही है वहां से केसेस को ट्रांसफर करने की पूरी कोशिश हुकूमत कर रही है। इलेक्शन कमीशन रास्ते में नहीं, तो ये तो पीटीआई भी कह रही है कि हमारे केस काजी फायज ईसा साहब ना सुने, हमारे केस जस्टिस आमिर फारूक साहब ना सुने। तो ये तो दोनों तरफ से ताली बज रही है ना। मेरा मतलब जो जज तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले करता है, आप तहरीक इंसाफ ट्वीट नहीं करती कि ये हमारा मुकदमा ना सुने, नून लीग नहीं करती, तो फिर आप ये किसी एक को ना कहें। इस हमाम में सारी सियासी जमातें नंगी हैं, जो बहुत अफसोस पड़ी है इसी से। नहीं होना चाहिए था। मतलब अगर पॉलिटिशियंस का सियासी झुकाव पता हो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ अफसरशाही का सियासी झुकाव पता हो कोई बात नहीं, स्टैब्लिशमेंट का सियासी झुकाव पता होता है, वो भी एक पाकिस्तान में। लेकिन ये जो जजेस के सियासी झुकाव की बात हो रही है ना कि फलां जज जो है वो प्रो पीटीआई है और फलां जज जो है वो एंटी पीटीआई है, इसने जुडिशरी को आलूदा कर दिया है। आप समझिए ना कि अब ये एक जज साहब के बारे में ये भी राय है कि वो मेरा मतलब है 9 मई के मुल्ज़मान बरी करते जा रहे हैं, बगैर ट्रायल के रिलीफ देते जा रहे हैं। ना दें, हैं ना दें, ट्रायल होने चाहिए, अगर पूरे ट्रायल होने चाहिए। मुल्क में 9 मई का वाकया तो हुआ है, सरगोदा में शोहदा की यादगारें नहीं तोड़ी गई। मेरा मतलब आप मेरी बात समझें, क्या सरगोदा में शोहदा की यादगारें नहीं तोड़ी गई? 10,000 के करीब अरकान को गिरफ्तार किया था, उनमें से कितने होंगे जो कसूरवार थे, मुल्जिम थे, और कितने जो कसूरवार नहीं है वो फिर भी जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। जो भी वहाँ मौके पर मौजूद था वो कसूरवार है, जो भी मौके पे मौजूद था वो कसूरवार है, क्योंकि वो जगह एहतजाज करने की नहीं थी। उसका मौके पे मौजूद होना ही इस बात की सबूत है कि वो वहाँ एहतजाज के लिए मौजूद था, क्योंकि वो सैरगाह तो थी। ठीक है मुज़म्मिल साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। इसी के साथ ही मुझे सना कहवान को, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।